हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मगध का उत्कर्ष के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग महाजनपद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद में 9 सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है और 9 में से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली जनपद जो था वो मगध था। ठीक है, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मगध का उत्कर्ष के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, हर्यक वंश के बारे में देखेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे और नंद वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मगध जो था, मगध का एरिया देख लीजिए कितना था पहले। मगध का जो ये एरिया था, ये पूरा पाकिस्तान वगैरह जो भी है, यहाँ से लेके ये पूरा मगध का एरिया था। चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था। किसका? बृहद्रथ वंश का। किससे मिलता है जानकारी? महाभारत से, मतलब धर्म ग्रंथ से मिलता है, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब कि ऐतिहासिक प्रमाण इसका नहीं मिलता है, लेकिन धर्म ग्रंथ से हम लोग इसका जानकारी मिलता है। ठीक है, महाभारत से। मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण, मगध जो था उसका मतलब शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण क्या क्या था? विस्तृत उपजाऊ मैदान, मतलब कि जो भी एरिया था, भौगोलिक क्षेत्र था उसमें, मतलब वो उपजाऊ क्षेत्र था, मतलब कृषि करने के लिए बेस्ट, मतलब वो था, प्लेस था, इसलिए। दूसरा क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा, मतलब इसके चारों साइड, मतलब देखा जाए अगर तो नदी था। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, इसमें खनिज मतलब बहुत ज़्यादा निकलता है। जो भी देख लीजिए, मगध का एरिया देखिएगा इधर बिहार में, तो झारखंड वगैरह उड़ीसा जो भी है आसपास के मतलब एरिया में, सब एक ही मगध में ही था, तो उसमें खनिज भी था। उसमें व्यापार में वृद्धि। और पांचवा देखेंगे हम लोग क्या है? वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। और छठा क्या है? कृषि में लोहे के उपयोग, कृषि में लोहे के उपयोग। धान की रोपाई की पद्धति, ठीक है, पद्धति का विकास। जैसे देखिए इसका मतलब जो एरिया था, उस एरिया में, जैसे ये पूरा एरिया बाद में तो फैल गया था, लेकिन यहाँ पे अगर सेंटर हम लोग देखते हैं तो इधर मतलब घाघरा नदी हो गया, इधर गंगा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, इधर गंगा नदी हो गया, इधर से सोन नदी हो गया, पुनपुन हो गया, ये सब इधर से फल्गु नदी हो गया। सब मतलब कि नदी होने के कारण कृषि करने में, मतलब धान की रोपाई करने में मतलब कि आसानी होता था। ठीक है, मगध का उत्कर्ष। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासक किया है। कितने राजवंशों ने? 7 राजवंशों ने। 7 राजवंश कौन सा है? इसको हम लोग याद करने का ट्रिक्स है इस तरह से। देखिए, हसीन माशुक 7, हसीन माशुक 7। हसीन में क्या आ जाएगा? हर्यक वंश, फिर ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। ठीक है,
और दूसरा में फिर देखेंगे माशुक। माशुक में मा पहले आएगा तो मौर्य वंश, फिर शू बोले तो शुंग वंश, और का कनव वंश। ठीक है, सात जो है वो सातवाहन वंश। इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सबसे पहले कौन मतलब कि इस पे राज किया है? हर्यक वंश। कितना से कितना तक? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश में उसमें सबसे पहले कौन सा था? बिंबिसार हो गया। इसका रूल था कि मतलब कि अगर जो भी एरिया को कब्जा करना है तो उस एरिया को राजा के मतलब रिलेटिव से बेटी हो या कोई हो उससे शादी कर लो और बाद में वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, तो वो एरिया आपका हो जाएगा। ये अपना रूल बना के रखे थे। ठीक है, अजातशत्रु उसके बाद हुआ, उसके बाद उदयन, उसके बाद नागदशक। हर्यक वंश में देखेंगे बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मतलब कि राज किया। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी, पर बाद में इसने राजगिर को अपनी राजधानी बना दिया। राजगीर जो अभी मतलब राजगीर जिसको बोलते हैं उसको बाद में ये अपना राजधानी बना दिया था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे। ठीक है, बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से किया। इस विवाह से इन्हें दहेज में काशी मिला था, काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। ठीक है, काशी जो एरिया है ये विवाह करके, पहला विवाह करके इनको ये एरिया मिला था दहेज में। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा विवाह जो है वो छलना से किया, या वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। ये कहाँ पे मतलब होगा? ये वैशाली। दूसरा विवाह किया तो यहाँ पे इसको मिल गया, वैशाली मिला। और तीसरा विवाह जब किया इन्होंने छेमा पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी से किया था। ठीक है, बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। ठीक है, इसके समय अवंती के राजा प्रद्योग पांडुरोग से ग्रस्त हो गया। पांडुरोग से ग्रस्त हो गया था। उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राज वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से प्रद्योग स्वस्थ हो गए और बाद में ये फिर स्वस्थ होने के बाद ये मतलब फ्रेंड बन गए, इसका दोस्त मित्र बन गए। अजातशत्रु जो है मतलब कि जब बूढ़ा हो गया इनका पिता बिंबिसार, जब इनका मतलब कि एज ज़्यादा हो गया तो ये मतलब अजातशत्रु इससे इच्छा जाहिर किया कि अब गद्दी आप छोड़ दीजिए, अब हम बैठेंगे राज्य। लेकिन वो मतलब माने नहीं तो उसको छुरा भोग के उसको मर्डर कर दिया उसको। उसके बाद मारने के बाद खुद उस पर बैठ गया। ठीक है, 452 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे पितरहंता कहते हैं। ठीक है, अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे
कुनिक भी कहा जाता है। किसको? अजातशत्रु को। ये एग्जाम में पूछता है कुनिक किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को याद रखिएगा, ठीक है। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। देखिए ये रथमूसल हो गया, उसके बाद महाशिलाकंटक, ये दोनों का यूज किया था, ठीक है। अब वैशाली को जीत लिया था। उसके बाद उसका जो बेटा था उदाइन, वो उसको मार के और फिर अपना मारने के बाद उसको गद्दी पे फिर बैठा। ये जो अजातशत्रु था अपने ही इतिहास से वो सीखा नहीं कि मैंने अपने पिता का हत्या करके गद्दी हासिल की है तो मेरा बेटा भी मुझे मार सकता है, ये सीखा नहीं। और उदाइन को राजतंत्र उसको सौंपा नहीं, इसलिए उदाइन खुद उसे मार के और हासिल कर लिया, ठीक है। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नामक पाटलिपुत्र रखा, जिसको हम लोग अभी पटना कहते हैं, ठीक है। तथा इसने राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। पहले राजधानी था बिंबिसार, राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर को, तो बाद में ये राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया, ठीक है। उदाइन के बाद पाटलिपुत्र, अगर एग्जाम में पूछता है पाटलिपुत्र कि किसका राजधानी, किसके टाइम का राजधानी था, तो उदाइन के टाइम का स्टार्ट यही किए थे, इसको बनाए ही थे, ये जगह को बनाया ही था उदाइन, इसलिए उसको राजधानी उदाइन ने बनाया था पाटलिपुत्र को। उदाइन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक उपयोग शासक था। इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी। उदाइन जो था इससे पहले जो था अजातशत्रु, वो अपने कि कर्तव्य से, अपने हिस्ट्री से वो सीखा नहीं था कि मैं अपने पिता को हत्या किया हूँ तो मेरा बेटा भी मुझे हत्या कर सकता है, ये राजतंत्र के लिए। लेकिन उदाइन सीख चुका था और ये अपने बेटे को सौंप दिया था। उसके बाद फिर उदाइन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक उपयोग शासक था तथा इसकी हत्या उनके सेनापति शिशुनाग ने कर दिया, ठीक है। एक नए वंश की स्थापना किया शिशुनाग ने, फिर उसको शिशुनाग वंश कहते हैं, ठीक है। वह कितना से कितना तक चला है? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से बदलकर ये वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग वैशाली को बनाने के बाद फिर कालाशोक, उसका बेटा जो है वो कालाशोक आया, तो वो वैशाली से फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। इसके समय अजातशत्रु के समय पहला बौद्ध संगीति हुआ था, लेकिन इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? कालाशोक के, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अंतिम शासक नंदी बर्मन था, जिसकी हत्या कर दिया था कौन? महापद्मनन हत्या कर दिया। उसके बाद फिर हत्या करने के बाद क्या बना? नंदवंश बना। उसका कि स्टार्टिंग वो कौन था? महापद्मनन था। कितना से? 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक महापद्मनन। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनन था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का शासक शूद्र था। नंदवंश का जो शासक था वो शूद्र था। महापद्मनन इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया।
ठीक है, बहुत सारा राज्य को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया था। कौन? महापद्मनन। महापद्मनन को सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन था? महापद्मनन। इसने कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। कलिंग को जीतकर, जो अभी मतलब उड़ीसा में था, उसको जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की थी। ठीक है। महापद्मनन कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला कि महापद्मनन ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये भी एग्जाम में पूछता है। हाथी गुम्फा ये मतलब कौन सा स्थल पे है, कहाँ, कौन सा स्टेट में है? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। ठीक है, हाथी गुम्फा। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। किसने? महापद्मनन ने। महापद्मनन के कुल 8 पुत्र थे। धनानंद भी उसका पुत्र था। धनानंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। ठीक है। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था। धनानंद 326 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक चला। नंद वंश का अंतिम संस्थापक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। पश्चिमोत्तर भारत पे जब आक्रमण करने वाला था सिकंदर, तो इस समय चाणक्य जो था वो आके मतलब इसको समझाया कि वो मतलब आक्रमण करने वाला है सिकंदर, इसलिए इसके लिए हम लोग को मतलब कि सेफ जोन में होने के लिए क्या क्या मतलब ज़रूरत है वो उसको आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात माना नहीं और इसको अपने मतलब कि जो ये प्रजा था उससे इसको चोटी जो होता है वो उसको खोलकर और इसको मतलब इंसल्ट करके और इसको बाहर भगाने बोला। ठीक है। जिसके बदले में चाणक्य ने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब कि सपोर्ट लेके और इसको गद्दी से हटाया था। ठीक है। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और इसके बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे पहला वंश है। ठीक है। ये पीपली वंश का मतलब राजकुमार था पहले, मतलब इसका जो बाप था वो पीपली वंश का राज था। ये मतलब धनानंद जो है नंद वंश का लास्ट मतलब कि वंश था, आखिरी अंतिम संस्थापक था इसका। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रहने देते हैं। इसको देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या क्या बना है इससे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की थी? उदयन ने। हर्यक वंश में किस शासक को कुनिक कहा जाता है? किसको कहा जाता है कुनिक? अजातशत्रु। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मनन। ठीक है। और इसका आखिरी मतलब जो शासक था वो कौन था? धनानंद। महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी?
महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ, यही होगा। पीछे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस किए हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसमें हम लोग पीछे देख सकते हैं, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, मतलब सबसे पहले मगध का जो संस्थापक था वो हर्यक वंश था, और उसका संस्थापक का क्या नाम था? बिंबिसार। सी आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी पाटलिपुत्र को? उदयन ने, ठीक है। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? किसने शुरुआत की थी? बिंबिसार ने, ठीक है। यह मतलब कि लड़ाई करने से बेहतर ये मतलब क्या करते थे कि जो भी एरिया का देखते थे कि ये एरिया का राजा कौन है, उसके बेटी या बहन से ये जाके मतलब शादी कर लेते थे। शादी करने के बाद वो एरिया उसको दहेज में मिल जाता था और अपने राज्य में शामिल कर लेता था वो एरिया को। ये 3 शादी किए थे। पहले किए थे मतलब इधर अभी मतलब देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा शादी जो किए थे वैशाली में, और तीसरा पंजाब में। तो ये मतलब ये एरिया का मतलब जो भी क्षेत्र का मतलब एरिया था वो इसको मिल गया क्या बोलते हैं दहेज में, और सबको अपने राज्य में शामिल कर लिए थे, ठीक है। यही वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी कौन? बिंबिसार, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ का है, इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हम लोग को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? ये कहाँ का था? मैसेडोनिया का, ठीक है, मैसेडोनिया का था। ये जो था मतलब कि झेलम नदी के पास ही मतलब आया, वहाँ से इसका जो भी मतलब ये था क्या बोलते प्रजा था, सेनापति था, वो आगे नहीं बढ़ सका। वो झेलम नदी से वहीं से वो लौट गया था। ये कहाँ से आया था? ये मैसेडोनिया से आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपीएससी में। देखो यूपीपीएससी में पूछा है 2018 में, बीपीएससी में भी पूछता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या क्या देखना है? बिंबिसार जो है वो कौन सा वंश से मतलब ये रिलेट करता है? इधर मतलब कि वंश हो गया, ठीक है, और इधर हो गया मतलब व्यक्ति का नाम दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ने की मतलब सूची को मिलाने की कोशिश करते हैं। बिंबिसार था वो हर्यक वंश से था, तो ये तो सीधा सीधी हो जाएगा, हर्यक वंश। कालाशोक था वो शिशुनाग वंश से था, ये भी सीधा हो जाएगा। और महापद्मनन था वो नंद वंश से था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए के 1, बी के 2 और सी के 3। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी था? किसका था? मत्स्य, ठीक है, मत्स्य का, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तीनों को डिस्कस किए हैं, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।